हेलो दोस्तों, मैं अरमान आपकी इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में SCERT कक्षा 7 हमारी दुनिया का चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसके संगठन के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी एकत्रित करेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल क्या है, साथ ही साथ वायुमंडल का कार्य क्या है, इसके अलावा वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित गैस की प्रतिशत मात्रा को हम लोग जानेंगे, जो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं। वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल की परिभाषा क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। लेकिन जो आपके SCERT में दिया गया है उसको एक बार देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। अगला हमारा है, इस कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। पृथ्वी से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला हमारा है कि वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर घिरी हुई है, यानी कि वायुमंडल से हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर घिरी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है, तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु प्रदान करता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु प्रदान करता है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। वायुमंडल छानना पत्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजती है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वायुमंडल से हमारा जो है सूर्य से जो है सूर्य की किरणें निकल के आ रही है, प्रकाश आ रहा है। इसके साथ साथ इसमें पराबैंगनी किरण भी होता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो बीच में हमारा जो वायुमंडल है इसको क्या करता है, छानने का काम करता है, और जो भी हानिकारक किरणें हैं इसको फिर से वापस लौटा देता है, और जो हमारे लिए उपयोगी है उसी किरण को आंशिक मात्रा में भेजता है, आंशिक मात्रा में पृथ्वी पर भेजता है। आगे देखिए, आगे हमारा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। क्लियर। अगला हमारा है कि वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः प्रवर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होने लगती है। अगला हमारा है कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाते हैं। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतना ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता, इसमें भी योगदान है। अगला हमारा है कि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। जैसे कि हम दोपहर में देख सकते हैं, सूर्य की किरणें क्या होता है, एकदम विषुवत रेखा पर एकदम पड़ता है और एकदम लगातार प्रकाश पड़ते रहता है, इसलिए दोपहर में अधिक हमें गर्मी महसूस होने लगती है। अगला है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुँचती है तो पहले पर्वत पर पहुँचता है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो पर्वत पर पहुँचता है, बाद में मैदान पर पहुंचता है। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले जो है आपका मैदानी भाग गर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा गर्म होने वाला चीज़ है वो नीचे से गर्म होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। आगे की ओर देखते हैं, वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरातल का ठोस गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है। अगला हमारा इधर है वायुमंडल का संघनन क्या है। वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड
आपका हीलियम, ओजोन, आर्गन, इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग वायुमंडल का संघटन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि इसमें संघनन होता क्या है। ये हमारा एक साइंस का टॉपिक है। वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिसके बाद वर्षण होती है, उसे हम लोग संघनन कहते हैं या संघनन कहलाता है। अगला हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अगला हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से खनिज और जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को उपउपाद के रूप में क्या करते हैं, देते हैं। तो अंततः हम लोग जीवन के रूप में यानी कि श्वसन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। अगला हमारा है स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों में बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है। इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। अगला हमारा है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसलिए विश्व तापन में वृद्धि हो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रहा है। अगला हमारा है कि वायुमंडलीय तापन से जलवायु की दिशा में परिवर्तन नजर आ रहा है। ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में बर्फ पिघल रही है, जिससे जलमग्न हो रहा है। अगला हमारा है कि ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच, प्लास्टिक की पारदर्शी सीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें तो प्रवेश तो कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। इससे ग्रीन हाउस कहते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है जो फसल उत्पादन के लिए उपयोगी है। अगला हमारा है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी से कितना, 1000 किलोमीटर तक जो है वायुमंडल का ऊंचाई है। अगला हमारा है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला परत हमारा आया क्षोभमंडल। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। यह सबसे पहले तथा वायुमंडल की सबसे निचली परत एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में देखने को मिलता है। जितने भी मौसम परिवर्तन होता है इसी मंडल में हमें देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई एवं विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है एवं विस्तार है सभी स्थानों पर एक समान है ना, या नहीं है? नहीं है। कहीं पे मैदानी भाग है तो कहीं पे आपके पर्वतीय भाग है तो कहीं पे आपके पहाड़ी भाग है। अगला हमारा है कि विषुवतीय क्षेत्र में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है जबकि ध्रुवों में कम होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। इसके ऊपर कौन से मंडल है, तो समताप मंडल है। आइए उसको देखते हैं। दूसरा हमारा आया समताप मंडल।
यह क्षोभ मंडल के बाद का परत है। यह क्षोभ मंडल के बाद का परत है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इस जो मंडल के जो फैलाव है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके पहले था हमारा क्षोभ मंडल, उसका ऊंचाई कितना था 13 किलोमीटर मात्र। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान स्थिर रहता है। 20 किलोमीटर तक के तापमान जो है स्थिर रहता है। 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। इसका प्रमुख कारण ऊपर में ओजोन परत का पाया जाना है। ऊपर में ओजोन परत का पाया जाना है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं तो आपके समताप मंडल में। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका सबसे निचला क्षोभ मंडल। ये जो है आपका कितना किलोमीटर था ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर। इसके ऊपर हमारा आया समताप मंडल, इसे जेट यान इसमें उड़ता है। इसके अलावा हमारा देख सकते हैं इसमें इसका ऊंचाई कितना है लगभग, तो लगभग आपका 50 किलोमीटर है। अब हमारा है तीसरा मध्ययन मंडल। मध्ययन मंडल क्या होता है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यहाँ ऊंचाई के बाद क्या होता है, तापमान आपका घटता है। अगला हमारा है यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं। अगला हमारा है कि आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो यहाँ से प्रश्न बनता है सबसे पहले कि उल्कापिंड जो है घर्षण के कारण किस मंडल में आपके नष्ट हो जाते हैं, तो आपका मध्ययन मंडल का दूसरा नाम क्या है, तो उल्कापिंड मंडल हम लोग बोल सकते हैं इसका। अगला हमारा है चौथा नंबर आयन मंडल या बाह्य मंडल। आयन मंडल क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल जो है इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से प्रवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। जो रेडियो तरंगे है जिससे हम लोग नेट चलाते हैं वो जो है इसी से टकरा कर जो है वापस आता है। जो भी तरंग है आपका प्रवर्तित तरंगे इसी से टकरा कर पृथ्वी पर वापस आता है। अगला हमारा है कि वाह्य मंडल का फैलाव। तो वाह्य मंडल का फैलाव जो है 80 से 400 किलोमीटर तक है। 80 से 400 किलोमीटर तक है। अगला हमारा है कि बहिर्मंडल क्या इसको कहते हैं, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है तथा हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अगला हमारा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा है वायुमंडल में गैस का वितरण। तो नाइट्रोजन पता है सबसे अधिक है वायुमंडल में 78% लगभग। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन जो है लगभग आपके 21%, आर्गन आपके 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन है 0.01% है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है, तो नाइट्रोजन के है। अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। अगला हमारा है यहाँ पे कि पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो पहले स्थलीय भाग जो है गर्म होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21%। वायुमंडल की सबसे पतली परत कौन है, पहली परत कौन है आपका क्षोभ मंडल है। पतली परत बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे बहिर्मंडल। अगला हमारा है कि रेडियो तरंगे किस परत से प्रवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, तो आयन मंडल से। समताप मंडल का आरंभ है क्षोभ मंडल के बाद। बाह्य मंडल का फैलाव जो है आपके 80 से 400 किलोमीटर तक है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। अगला हमारा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन का है। अगर पूछ देगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। अगला हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन ग्रीन हाउस प्रभाव के सहायता से किया जाता था। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर का जो वायुमंडल का संगठन है, इसके सभी महत्वपूर्ण नोट्स एवं फैक्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।